हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलेफ ईशा। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 4 और कर रहे हैं हम पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी बुक है, ये हमारा 4 सेमेस्टर है और हमारी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, जिसमें हम यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कर चुके हैं। 3 का हम यूनिट 3 हमारी नाव अभी चल रही है और यूनिट 3 का आज हम चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। यूनिट 3 का हमारा चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे एंड देन एक और चैप्टर बचेगा और हमारे ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलिए फिर मैं आपको आज की पीडीएफ दिखाती हूँ। आई होप आप सभी इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे और जितने भी चैप्टर हो गए हैं आपने सभी के नोट्स बनाए होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। आज के चैप्टर का नाम है भारत और गुटनिरपेक्षता आंदोलन। भारत तो आपको पता ही है, भारत मतलब हमारा महान देश। और गुटनिरपेक्षता आंदोलन आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी गुट में ना जाकर पृथक रहने की जो नीति थी, वो गुटनिरपेक्षता नीति थी। और ये बनी कब थी? जब शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध जब चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, ये दोनों देश क्या कर रहे थे, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो छोटे और देश थे ना, उन्हें अपने में मिला रहे थे। और कुछ तो मिल रहे थे, लेकिन जैसे हमारा देश हुआ भारत, अब हमारे देश ने पहले ही जो अंग्रेज़ थे उनकी गुलामी करी थी। उसके बाद में अगर हम फिर से सोवियत संघ या फिर अमेरिका, दोनों में से किसी के भी गुट में जाते तो वही है गुलामी करना, उनकी बात मानना। पर भारत ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहते थे कि हम अपनी बात खुद रख सकें, स्वतंत्र रहें। हम किसी भी गुट में ना जाएं, ना अमेरिका के साथ ना सोवियत संघ के साथ, हमें स्वतंत्र रहना है। तो भारत और कुछ अन्य देशों ने मिलकर गुटनिरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत करी और पृथक रहने की नीति को अपनाया कि हम लाभ इनके साथ भी लेंगे, इनके साथ भी लेंगे, लेकिन हम विरोध इनका भी नहीं करेंगे ना ही इनका करेंगे। लाभ सबके साथ है, लेकिन विरोध ना तो इनका करेंगे ना इनका करेंगे। हमें किसी से मतलब नहीं है, हम सिर्फ अपने विकास पर बल देंगे और अपने आप से मतलब रखेंगे और हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसीलिए इन लोगों ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन को या गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। ठीक है, ये थोड़ा सा भारत के बारे में दे रखा है कि भारत ने जब से गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाया तो क्या हुआ है। 2000 से 2020 तक हम इसकी वजह से जो हमारे में यानी भारत के अंदर आर्थिक विकास हुआ है उसको देख सकते हैं। पहले भारत एक कमज़ोर देश था, उसके बाद कोई सुनता भी नहीं था। अगर वो किसी मुद्दे पर कोई बात कह रहा है, चाहे ये कॉमन सी बात है, अगर कोई कमज़ोर है तो हम उसकी बात नहीं सुनते, बेशक वो सही बात कह रहा है। लेकिन अगर कोई ताकतवर है तो हम बेशक वो गलत कह रहा है, पर हम उसकी राय ज़रूर लेते हैं। तो ऐसा ही अब भारत के साथ हुआ। जब भारत ने अपनी 2000 से 2020 तक आर्थिक विकास कर लिया, तो अब छोटे छोटे मुद्दों पर या बड़े बड़े मुद्दों पर भी भारत की राय ली जाने लगी कि भारत की क्या राय है उस चीज़ पर। ठीक है, एंड देन यहाँ थोड़ा सा परिचय दे रखा है हमारे चैप्टर का। परिचय में क्या है कि पहली बैठक जो हुई थी गुटनिरपेक्षता आंदोलन की, पहली बैठक बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में हुई। ठीक है, गुटनिरपेक्षता नीति की पहली बैठक। और इसके जो सदस्य थे, इसके सदस्य 25 देश इसके सदस्य बने पहली बैठक के। ठीक है, पहली बैठक के 25 देश सदस्य बने और सक्रिय रूप से भागीदारी की और इसके परिणाम स्वरूप विश्व संस्था का संगठन हुआ, यानी जो ये गुटनिरपेक्षता आंदोलन है इसका संगठन हुआ। और इसमें बात की गई कि इसमें विश्व और इसमें भरोसा दिलाया गया है एक दूसरे को कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर विकास करेंगे, ऐसा नहीं अकेले अकेले भागेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उसके कुछ गुटनिरपेक्षता आंदोलन 120 विकासशील राष्ट्रों का एक निकाय है, यानी 120
विकासशील राष्ट्रीय या राज्य देश अभी भी इसमें हैं, ठीक है। इसमें 120 देश हैं। और जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उसका जो उद्देश्य है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन का उद्देश्य जो है वो है ये रहा आंदोलन का उद्देश्य, औपचारिक रूप से किसी प्रमुख शक्ति गुट के साथ संगठन करना या उसके विरुद्ध जाना नहीं है। अब देखो इनका उद्देश्य ना तो किसी शक्ति के साथ मिलना है और ना ही उसका विरोध करना है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। हम लाभ सबसे लेंगे लेकिन ना तो विरोध किसी का करेंगे ना किसी के साथ जाएंगे कि हाँ हम इनके साथ ही हैं, नहीं, हम किसी के साथ ही नहीं हैं, हम तटस्थ हैं, सबसे अलग हैं, हम गुटनिरपेक्षता वाले हैं। हम लाभ ले सकते हैं, हम राय दे सकते हैं, बट ये नहीं है हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। ये इस बात की बात हो रही है। और 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में इसके संस्थापक देश, तो सबसे पहला सम्मेलन बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में हुआ था, तो इसकी संस्थापक देश भी तो होंगे, तो कुछ संस्थापक देश हैं इसके, भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, ये इसके जो संस्थापक देश हैं वो हैं, ठीक है। इसके संस्थापक देशों में आते हैं ये देश, के द्वारा गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संगठन किया गया, ठीक है, यानी इसकी संस्थापना की गई इन देशों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा सा परिचय के बारे में ही दे रखा है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता, यानी गुटनिरपेक्षता आंदोलन कैसा है उसकी प्रासंगिकता के बारे में बात करेंगे। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन का मतलब क्या है, ठीक है। गुटनिरपेक्षता शब्द का आश्चर्य गुटों के प्रति तटस्थ से है, इसलिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन को सामान्य किसी भी संगठन और विशेष तौर से किसी सैन्य संगठन या संधि के बाहर रखने की नीति के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सबसे तटस्थ रहना, किसी के साथ राजनीतिक संबंध ना रखना। राजनीतिक संबंध का मतलब है किसी के साथ भी किसी की राजनीति में हस्तक्षेप ना करना, सिर्फ लाभ की बात करना और खामखा की बातें नहीं करना, ना ही किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, ठीक है। महाशक्तियों के साथ संगठन ना करने की जैसी नीतियों पर भी इसने बल दिया। अब देखो महाशक्तियाँ कौन सी थी, पहली थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। इन दोनों के साथ कोई भी रिश्ता स्थापित नहीं करेंगे, कोई भी संबंध नहीं होगा हमारा, लाभ लेंगे बट संबंध कुछ नहीं रखेंगे कि हाँ हम उनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। तो ये उद्देश्य था गुटनिरपेक्षता आंदोलन का, सभी से तटस्थ रहना, ठीक है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन अपने उपयोगिता का अधिकतम उपयोग कर रहा। अब देखो गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन है वो अपनी उपयोगिता का अधिकतम उपयोग कर रहा है और वह वास्तव में आज यह अधिक प्रासंगिक हो चुका है। मतलब गुटनिरपेक्षता अब ज़्यादा प्रासंगिक हो रहा है, यानी वो अब ज़्यादा यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू पहले। क्योंकि जब कुछ देशों ने देखा कि हाँ गुटनिरपेक्षता आंदोलन बढ़ रहा है, सही है, विकास करता है, तो और देश भी जुड़ने लगे, ठीक है। अब राजनीतिक तटस्थता क्या होता है। राजनीतिक तटस्थता का अर्थ होता है कि किसी विशेष मुद्दे से अपने आप को दूर रखना, राजनीतिक तटस्थता कहलाता है। मतलब कोई भी विशेष मुद्दा हो तो हम उसे अपने आप से दूर रखेंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे, वो राजनीतिक तटस्थता है। जबकि गुटनिरपेक्षता का अर्थ इससे कुछ अलग है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ कुछ अलग है राजनीतिक तटस्थता से। हम ये नहीं कह सकते हम किसी भी मुद्दे में नहीं जाएंगे, ठीक है। हालांकि गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य न केवल किसी विकास या मुद्दे से स्वयं को दूर रखना, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति विशेष शीत युद्ध से भी दूर रखना है। अब देखो जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उसका मकसद सिर्फ ये ही नहीं था कि हम किसी भी
राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ ये भी था या उद्देश्य ये भी था कि हम शीत युद्ध से भी दूर रहेंगे, क्योंकि शीत युद्ध के टाइम ही तो उसे बनाया गया है, इसीलिए हम लोग शीत युद्ध से भी दूर रहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से फर्स्ट पॉइंट। एंड देन ये राजनीतिक तटस्थता सेकंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1979 में हवाला घोषणा पत्र में संगठन के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए कहा गया कि इस संगठन का उद्देश्य साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, नक्सलवाद और सभी प्रकार के विदेशी अधीनताओं के विरुद्ध उनके संघर्षों के कुछ गुटनिरपेक्षता, देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुत्वता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अब देखो, जब गुटनिरपेक्षता आंदोलन बना 1979 में, तो ये हवाला दिया गया, ये मतलब घोषणा की गई कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ सिर्फ सबसे दूर रहना ही नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, नक्सलवाद, इन सभी को हटाना और शांति स्थापित करना और विकास की ओर ले जाना, ये हमारा लक्ष्य होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी लड़ाई हो रही हैं, हम उसका आधा देश उसका समर्थक कर रहा है, आधा उसका नहीं। हम सिर्फ अपने विकास पर ध्यान देंगे और जो हमारे देशों की कमियां हैं उनको उजागर करके दूर करेंगे। ठीक है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन ने विश्व शांति को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाई। अब देखो, गुटनिरपेक्षता आंदोलन में ऐसे बहुत सारे देश थे जो अगर किसी भी महाशक्ति के साथ जुड़ते तो युद्ध और बढ़ जाता, रुकता नहीं, बढ़ जाता। और लेकिन जब गुटनिरपेक्षता आंदोलन का उदय हुआ और देशों ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन के साथ संबंध स्थापित किया और उसमें मिलने लगे, तो बहुत सारे देश ऐसे थे जो युद्ध होने से रोक रहे थे। गुटनिरपेक्षता आंदोलन का अर्थ सिर्फ तटस्थ रहना नहीं, शांति भी स्थापित करना था, जिसने विश्व में एक शांति का माहौल बनाया, विश्व में शांति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन अभी भी विकासशील देशों के साथ मजबूती से खड़ा है। अभी भी गुटनिरपेक्षता आंदोलन है और मजबूती से अभी भी खड़ा है, वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है गुटनिरपेक्षता आंदोलन में कुल 180 विकासशील देश हैं, यानी 118 विकासशील देश हैं गुटनिरपेक्षता में। अभी जो है कुल वो 118 विकासशील देश हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्षता में। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे आपके एग्जाम में कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्या अब भी सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है या अब भी गुटनिरपेक्षता आंदोलन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुटनिरपेक्षता आंदोलन से। या आप गुटनिरपेक्षता आंदोलन से क्या समझते हैं, या भारत की गुटनिरपेक्षता आंदोलन में भूमिका क्या थी, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। भारत और गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संबंध, भारत की क्या भूमिका थी गुटनिरपेक्षता आंदोलन को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर पर बेस है, तो ध्यान से पढ़ना। और गुटनिरपेक्षता आंदोलन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है भारत की गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नीति का सार। जो हमारा भारत की गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नीतियाँ हैं, उनका क्या सार है, कैसे हमने अपनाया है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संगठन में भारत और नेहरू जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन जब बना, स्थापित हुआ, हमने पहले ही देखा है कि गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन है उसमें इस जो संस्थापक देश हैं उसमें से एक भारत भी एक संस्थापक देश है गुटनिरपेक्षता आंदोलन का। और उस समय नेहरू जी का कार्यकाल चल रहा था और नेहरू जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गुटनिरपेक्षता आंदोलन में। गुटनिरपेक्षता आंदोलन को बढ़ाने के लिए और सक्रिय रूप से चलाने के लिए भारत और नेहरू जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से वो सक्रिय रूप से चल पाया। ठीक है,
गुट निरपेक्षता की नीति आज भी भारत की विदेश नीतियों की पहचान है। जो गुट निरपेक्षता नीति है वो आज भी भारत की जो विदेश नीतियाँ हैं उनकी पहचान है, क्योंकि नेहरू जी ने बताया था कि नेहरू जी कहते हैं यदि कभी कोई आपदा आती है तो वह संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है, इसीलिए हमारा पहला प्रयास उस आपदा को होने से पहले उसे रोकने का होना चाहिए। अब देखिए नेहरू जी ने ये कहा अगर कोई भी आपदा आती है तो वो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। ऐसा नहीं सिर्फ एक देश को प्रभावित करेगी, नहीं, वो पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। एग्जाम्पल के लिए कोविड ले लीजिए, कोविड-19 जब आया उसने एक देश को प्रभावित नहीं किया, उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। पूरे विश्व की जो गति थी वो धीमी हो गई और उनकी जो गति चल रही थी, विकास हो रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। भारत भी बहुत पीछे चला गया, बट इससे सिर्फ भारत या चीन को प्रभाव नहीं पड़ा, इससे पूरे विश्व को प्रभाव पड़ा। तो वही नेहरू जी कह रहे हैं कि अगर कोई भी आपदा आती है तो उससे संपूर्ण विश्व को प्रभाव पड़ता है, सिर्फ एक देश को नहीं। और जैसे ही आपदा आने का हमें संकेत मिले तो उसकी समस्या का समाधान ढूंढने लगे, यानी उसे रोकने का प्रयास करें, उसे रोकें। जैसे ही सबको पता चला कि हाँ ये फैलने वाली बीमारी है कोविड-19, तो सभी देशों ने उसका दवाई बनाने लगे, एंटीट्यूड बनाने लगे, सभी ने वैक्सीन लगवाई। ये वैक्सीन क्यों लगी? ताकि औरों को ना फैले। ये एक कदम था जो हमारी समस्या चल रही थी, यानी कोविड-19, उसको रोकने के लिए ये एक कदम था। तो वही नेहरू जी कहते हैं कि अगर कोई भी परेशानी आती है तो वो सिर्फ एक देश को नहीं, पूरे विश्व को प्रभावित करेगी और समस्या का समाधान ढूंढें। उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की विदेश नीति की हमेशा ही कुछ ही प्रभावशाली रही है। अब भारत की विदेश नीति हमेशा ही प्राथमिक रही है, ठीक है। हम भारत की विदेश नीति है वो हमेशा ही प्राथमिकता रही हैं। जैसे देश का आर्थिक विकास, विदेश मामलों में रक्षा करना, जो विदेशी मामले होते हैं उनकी रक्षा मैंने गलत पढ़ दिया। विदेशी मामलों में कार्यवाही की स्वतंत्रता को बनाए रखना, देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता एवं विश्व शांति को स्थापित करना या रक्षा करना, ये सभी हमारे विदेश नीति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो हमारे अखंडता हो गई, आर्थिक विकास हो गया, ये सभी हमारी विदेश नीति के अंदर आ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं। भारत कभी भी किसी भी विरोधी गुटों के साथ भारत जो है कभी भी किसी भी, मतलब कोई भी हो हमारे विरोध में, कोई भी विरोधी दल हो, उसके साथ जुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी स्वतंत्रता और हमारे गुट निरपेक्षता आंदोलन पे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए किसी भी विरोधी दल के साथ चाहे हमारा कितना भी लाभ हो रहा हो, पर ऐसा नहीं है हम अपने आंदोलन को छोड़ के, हम अपनी मान्यताओं को छोड़ के, हमारे आदर्शों को छोड़ के हम सिर्फ लाभ के आगे चले जाएं। नहीं, हम पहले सबका लाभ देखते हैं, फिर अपना लाभ देखते हैं। ये हमारी विदेश नीति की विशेषता भी है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता है। सबका विकास, पूरा विश्व एक परिवार है और सबके विकास के साथ हमारा विकास है। तो कभी भी हम सिर्फ अपना विकास नहीं देखते, हम वसुधैव कुटुंबकम के साथ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है गुट निरपेक्षता आंदोलन में भारत एक संस्थापक और सबसे बड़ा सदस्य होने के साथ साथ 1970 के दशक तक वह गुट निरपेक्षता आंदोलन की बैठकों में सक्रिय भूमिका करता था। अब देखो, जब
भारत जो है वो गुटनिरपेक्षता आंदोलन का संस्थापक भी है और 1970 तक वो सक्रिय भूमिका निभाता था गुटनिरपेक्षता आंदोलनों की बैठक में। परंतु सोवियत संघ की ओर भारत के झुकाव ने इस संगठन के सदस्य देशों के बीच भ्रम पैदा कर दिया था। अब देखो, कुछ मामलों में जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में थे तो सोवियत संघ ने हमारी हेल्प करी और हमारे देश को बहुत ज़्यादा हेल्प करी, जिसकी वजह से भारत का झुकाव थोड़ा सोवियत संघ की साइड होने लगा, जिसकी वजह से जो और देश थे उन्हें लगने लगा कि भारत जो है वो सोवियत संघ की साइड हो रहा है, पर वो सिर्फ मित्रता थी और कुछ नहीं, वो कोई ऐसी संधि वगैरह नहीं थी भारत की, ठीक है। इसके कारण ही गुटनिरपेक्षता आंदोलन कमज़ोर होता गया, क्योंकि भारत एक स्थायी देश था, उसी ने स्थापना की थी। अब वो भारत सोवियत संघ की तरफ थोड़ा झुकाव कर रहा है तो वो कमज़ोर होने लगा गुटनिरपेक्षता आंदोलन, और छोटे राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के साथ जुड़ने लगे। अब जो छोटे छोटे राज्य थे वो अमेरिका और सोवियत संघ के साथ जुड़ने लगे। इसके अलावा सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका के प्रभुत्व वाली एक ध्रुवीय विश्व स्थापना हो गया। अब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद में अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई। उसके बाद में एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो जाती है ना, क्योंकि अमेरिका जीत जाता है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है गुटनिरपेक्षता आंदोलन और नई विश्व व्यवस्था। गुटनिरपेक्षता आंदोलन के साथ ही नई विश्व व्यवस्था क्या थी? पहले गुटनिरपेक्षता आंदोलन में हम कभी भी राजनीतिक मुद्दों को नहीं लाते थे। राजनीतिक जो मुद्दे होते थे हम उनको इग्नोर करते थे गुटनिरपेक्षता आंदोलन में। बट बाद में जो नई विश्व व्यवस्था आई उसमें हमने राजनीतिक मुद्दों को भी अपने आगे रखा और राजनीतिक मुद्दों पर बल दिया गया। यही गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नई नीति थी। क्यों? क्योंकि हमने इसमें अपने राजनीतिक जो मुद्दे थे उनको उजागर किया और उन पे बल देने का प्रयास किया, ठीक है। उसमें हमने बल दिया। गुटनिरपेक्षता आंदोलन मुख्य तौर से उन समकालीन मुद्दों पर केंद्रित है जिनका सामना उसके सदस्य देश वर्तमान में कर रहे थे। अब गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो है वो हमेशा उन मुद्दों पर केंद्रित था जो उस समय के देश उस समय के वर्तमान में देख रहे थे। जैसे कि किसी के भी गुट में नहीं जाना, अब तो ऐसा कोई है ही नहीं, कोई तो गुट है ही नहीं। अब पहले किसी के गुट में नहीं जाना, पृथक रहना, लाभ लेना और सबके विकास के साथ विकास करना, ये नीतियाँ थी। अब प्रारंभ में गुटनिरपेक्षता आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों को ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक मुद्दे थे उन्हें नज़रअंदाज किया जाता था प्रारंभ में, जब गुटनिरपेक्षता आंदोलन बना था, ठीक है। परंतु नई विश्व व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों, गतिशीलताओं ने राजनीतिक मुद्दों को पर्याप्त करने का प्रयास किया और जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन था उसमें हमारे जो राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे थे उनको भी प्रभावित किया और उनको भी देखने का प्रयास किया कि नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहले हम उनको इम्पॉर्टेंट नहीं मानते थे, पर इससे कोई भी देश है उससे दूसरे देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, उसी चीज़ को समझा और उस पर भी बल दिया गया। नाइनटीन 1980 के दशक तक भारत ने विश्व स्तर पर इस संस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 के दशक तक गुटनिरपेक्षता आंदोलन को भारत ने मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1970 और 1980 के दशक में कई विकासशील देशों ने पश्चिमी देशों से स्वतंत्र प्राप्ति की। अब देखो 1970 के दशक ये दशक था जब कई देशों ने पश्चिमी देशों से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद अब उनके पास वो स्वतंत्र हुए, उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो अमेरिका के साथ चले जाएं या सोवियत संघ के साथ चले जाएं।
अब उन्होंने वो भी देख रहे हैं भारत की तरह स्थिति है, पहले वो अभी तो स्वतंत्र हुए हैं, उसके बाद में फिर या तो इनके साथ मिल जाएं या इनके साथ मिल जाएं, पर उनके पास तीसरा भी ऑप्शन था, वो था गुटनिरपेक्षता का ऑप्शन। तो उन्होंने गुटनिरपेक्षता का ऑप्शन चुना कि हमें किसी के साथ नहीं जाना, हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे और सबसे पृथक रहेंगे। सबके साथ हैं पर हकीकत में किसी के साथ भी नहीं, मतलब हम लाभ सबसे लेंगे पर ये नहीं कि हम युद्ध में उतर रहे हैं, किसी का साथ दे रहे हैं कि नहीं हम अमेरिका के साथ हैं, हम सोवियत संघ के साथ हैं, नहीं हम किसी के साथ नहीं हैं, हम सिर्फ विकास के साथ हैं। जब हमारे, क्योंकि हम पहले से ही पिछड़े हुए हैं, अभी तो स्वतंत्र हुए हैं पश्चिमी देशों से, दोबारा इनमें चले जाएं तो क्या रह जाएगा, देश ही गुलाम की तरह रहेगा। इसलिए इन्होंने गुटनिरपेक्षता में भागीदारी की। ठीक है, नेक्स्ट, गुटनिरपेक्षता आंदोलन के अंतर्गत नव विकासशील देशों ने बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय तौर से भाग लिया। अब जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन के बाद जो बहुपक्षीय वो थे मंच, उन पर जाकर इन्होंने अपना विकास किया या फिर भाग लिया। अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए संबंधों को विकसित करने की शुरुआत की, यानी अपने जो और देश थे उनके साथ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर आदान प्रदान किया। अपनी जो समस्याएं थी, जो लाभ के काम थे, उनको बढ़ावा दिया और अपनी जितनी भी राजनीतिक स्तर पर जो भी समस्या या अपने लाभ को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार किया और जितने भी मतलब नई नई तकनीक थी उनको साझा किया ताकि वो लोग भी विकास कर पाएँ और सबके साथ चल पाएँ। कुछ आर्थिक तौर से अधिक विकसित देश और कई आर्थिक तौर से कम विकसित देश थे। अब देखो, उस समय कुछ तो आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा विकसित देश थे, बट कुछ आर्थिक तौर पर बहुत कम। इस वजह से ये अंतर ही बहुत बहुत बड़ा हो गया था। क्यों? क्योंकि जो आर्थिक तौर पर थे मजबूत, वो तो और मजबूत होते जा रहे थे, बट जो कमज़ोर थे वो और कमज़ोर होते जा रहे थे। क्योंकि उस समय दोनों ही जो महाशक्तियाँ थी एक दूसरे को हराने की बहस में औरों के साधन ले रही थी। तो इसलिए उन लोगों ने पृथक होकर अपने अपने विकास पर जोर दिया कि हम अपनी भी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निष्कर्ष जो पूरा चैप्टर है उसी का सार है। अगर आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से ये निष्कर्ष है एंड देन यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हमारा सिर्फ यूनिट 3 का चैप्टर 3 रह गया है। उसके बाद में हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये यानी पूरी सिलेबस बुक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं अपनी सारी PDF जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये सारी PDF जितनी भी हैं मैं सब प्रोवाइड करवाती हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों को सेल्फ स्टडी करने का भी मौका होता है कि हम लोग सेल्फ स्टडी करें, बट उनके पास बुक नहीं होती, तो आप इनको देख के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाती हूँ ताकि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप सेल्फ स्टडी करके, यानी बुक में से पढ़ के, बुक में से यानी ये बुक ही है, बुक में से पढ़ के आप उसको देख सकें। मैं चैप्टर वाइज इसीलिए आपको PDF प्रोवाइड करवाती हूँ, तो आप लोग एक बार PDF भी यानी बुक भी पढ़ा करें। ठीक है, चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।